हेलो जैन साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 33वां है और ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसके अलावा मैथ के और प्रैक्टिस सेट नहीं होंगे अब। इसमें केवल ये 33 ही प्रैक्टिस सेट रहेंगे। इसके कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम रेशियो बना लेंगे इनका। 12 CP किसके बराबर है भाई? इसका हम रेशियो बनाते हैं तो 12 CP बराबर होगा 9 SP। ठीक, यानी कि इस पे हम इनका रेशियो ले सकते हैं, तो बराबर है। रेशियो कैसे लेंगे? CP SP। यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा? 3 से काटो, 3 3 3 चौक 12, यानी कि CP का मान जो आएगा ये वाला आएगा इधर का, और SP का मान इधर वाला आएगा, क्योंकि क्रॉस हो जाते हैं ये। तो CP हो जाएगा 3 और SP हो जाएगा 4 यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपने समझ ली होगी। आगे बोला है कि 10 संतरों पर छूट 5 संतरों पर लाभ के बराबर है। 10 संतरों पर जो डिस्काउंट है ना, तो वो 5 संतरों पर प्रॉफिट के बराबर है। यहाँ से ही मैं रेशियो ले सकता हूँ इनका। तो यहाँ से रेशियो लूँगा तो यहाँ पर डिस्काउंट का और SP का आ जाएगा, डिस्काउंट का और प्रॉफिट का आ जाएगा। प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो आ जाएगा भाई यहाँ पर। तो प्रॉफिट का कितना हो जाएगा? प्रॉफिट का यहाँ से मैं काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो प्रॉफिट का 2 हो जाएगा, डिस्काउंट का 1 हो जाएगा। डिस्काउंट का 1 और प्रॉफिट का 2। ठीक है भाई, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाभ कितना है भाई? 3 रुपए की चीज़ बेची गई थी 4 रुपए में। 3 रुपए की कोई चीज़ 4 रुपए में बेची गई तो 1 रुपए का तो लाभ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ लाभ लाभ 2 रुपए का है। तो मैं इसको बराबर कर लूँगा। बैलेंस करने के लिए मुझे बस यहाँ पर रेशियो बैलेंस करना होता है इन वाले मेथड में। इसमें मुझे अगर मैं रेशियो बैलेंस करूँ तो यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 1 है, जैसे यहाँ पर ये। ठीक है, 1 का तो लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ चाहिए 2 का। तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए यहाँ पर दोनों से 2 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से गुणा कर दूंगा तो नया जो CP SP होगा, 2 3 6 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा रेशियो बैलेंस हो गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अब। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। अब जो नया रेशियो बनाना मेरा वो ये बन गया यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई होगी भाई? बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल में क्या पूछा है? तो लाभ प्रतिशत का छूट प्रतिशत का अंतर बताना है कितना। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई? तो लाभ प्रतिशत कितना होगा अब यहाँ से? अब यहाँ पर 2 रुपए का लाभ है 6 पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 2 रुपए का लाभ है 6 पर, तो ये तो लाभ हो जाएगा गुणा 100 आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा छूट प्रतिशत कितनी है? छूट हो जाएगी यहाँ पर, डिस्काउंट 1 है। किस पर दिया जाता है डिस्काउंट? ये यानी कि अब यहाँ की डिस्काउंट यहाँ पर 1 है। SP कितना है? 8 है। तो MP भी आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से MP भी निकल आएगा। MP पर छूट दी जाती है, तो डिस्काउंट और SP यानी कि 9 हो जाएगा MP मेरे पास यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर छूट प्रतिशत कितनी हो जाएगी? 1/9%, यानी कि 1/9% यहाँ पर हो जाएगी। तो इन्हीं का अंतर पूछा है यहाँ पर। इन्हीं का अंतर पूछा है, तो 100 तो दोनों दोनों में कॉमन रहेगा। इसको मैं 1/3 में लिख सकता हूँ भाई, 1/3 में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इनका मैं डिफरेंस लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 LCM आ जाएगा यहाँ पर, और 3 तिया यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। 3 से काटूंगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 3 एकम 3 आ जाएगा, यानी कि 9 एकम 9 पूरा कट आता है यहाँ पर, यानी कि 2/9 आ जाएगा, यानी कि 200/9% आ जाएगा। 200/9% ऑप्शन नंबर 8 ही हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, एक बार इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। ठीक है, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखो, यहाँ पर 12 CP बराबर 9 SP दे रखा था। 12 संतरों का जो CP है 9 संतरों के SP के बराबर है यहाँ पर। तो 12 CP बराबर 9 SP रख लूँगा। यहाँ से CP और SP का रेशियो आ जाएगा भाई मेरे पास। CP SP का रेशियो हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 तिया 9, 3 तो ये आ जाएगा, 4 यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके अलावा आगे बोला कि 10 संतरों का जो 10 संतरों पर छूट है 5 संतरों के लाभ के बराबर है, यानी कि 10 पर जो डिस्काउंट है वो 5 पर प्रॉफिट के बराबर है, यानी कि इसका भी मैं यहाँ से रेशियो ले सकता हूँ। यानी कि डिस्काउंट का आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिस्काउंट का, और प्रॉफिट का आ जाएगा 2, यानी कि ये भी यहाँ से अपोजिट हो जाएगा इसके। यहाँ पर 2 रेशियो और मिल गए मुझे, डिस्काउंट का और प्रॉफिट का। ठीक है, एक MP का रेशियो लूँगा, यानी कि मार्क प्राइस का। यहाँ पर जब डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस का भी चाहिए मुझे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना लाभ था? 1 रुपए का लाभ था। यहाँ पर कितना आया था? ये 1 और 2 का आया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1 रुपए का लाभ था, लेकिन मुझे प्रॉफिट 2 का चाहिए। प्रॉफिट 2 का चाहिए, तो यहाँ को 2 बनाने के लिए इसको मैं इस 1 में 2 से गुणा करूँगा, तो ये 6 और 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 6 और 8 हो जाएगा। इतना मुझे करना था बस यहाँ पर, ये 6 और 8 करना था। अब सब सारी यूनिट मेरे पास आ जाएंगी। अगर मार्क प्राइस दे रखा है, उस पर अगर छूट दी जाएगी तो SP तो बनता है वो। ठीक है, ये बात मैंने बता रखी है। तो SP और डिस्काउंट का जो योग होता है वो MP होता है, यानी कि 9 हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, बस सारी यूनिट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। कुछ भी पूछ लो आप, कुछ भी निकाल, यानी कि आप सवाल में कुछ भी चाहे एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, आसानी से निकल सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यही पूछा है कि लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3% हो जाएगा। 1/3%, यानी कि 1/3 गुणा 100 आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा छूट प्रतिशत कितनी हो जाएगी? छूट हो जाएगी 1 9, यानी कि 1 हो जाएगी 9 पर। तो इनका डिफरेंस पूछा था। 100 तो यहाँ पर कॉमन है ही मेरे पास, 100 मेरे पास कॉमन है, तो यहाँ पर 1/3 और 1/9 आ जाएगा माइनस का, यानी कि 9 माइनस का
3 आ जाएगा, 9 3 27 आ जाएगा, गुणा 100 आ जाएगा, किसी भी तरह से कर सकते हैं, 6 आ जाएगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 6 आ जाएगा ऊपर, तो 3 दूनी 6, 3 नम 27 या 200/9% इसको मैं लिख सकता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6%, अगले 3 वर्ष के लिए इतना, 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 इस तरह का सवाल आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 रुपये की धनराशि है, तो उस पर जो पहले 2 साल के लिए ब्याज होगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है भई। अगले 3 वर्ष के लिए 10% है, तो 3 नहीं 30 हो जाएगा भई, ठीक है, 3 नहीं 30 हो जाएगा। इसके अलावा 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए 12%, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक। ये मैं कर सकता हूँ। और बोला है कि 7 वर्ष बाद किसी भी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए मिलते हैं। 7 वर्ष के बाद 2, 3, 5 और 5 इसमें यहाँ पर ये आ चुका था, ठीक है भई। तो 5 वर्ष यहाँ पर ये आ चुका था, तो अगर यहाँ पर 7 वर्ष के लिए पूछा है तो 5 वर्ष ये आ गया, 2, 3, 5, तो इसके हम केवल 2 साल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर 60 नहीं लेंगे, ठीक है भई। चलो मैं इसको देखो एक बार दोबारा से मैं क्लियर करता हूँ इसको मैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ। यहाँ पर 100 रुपये का मैंने भी मूलधन मान लिया कि मेरा जो राशि है वो 100 रुपये की है। पहले 2 वर्ष के लिए 2 छंग 12 हो जाएगा, अगले 3 वर्ष के लिए 30 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये देख लेना कि 7 वर्ष के लिए पूछा है, तो 2, 3, 5 तो हो गए, और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए ब्याज की दर 12%। अच्छा, ये बोला था कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद 2 ही साल बचेंगे भई, 3 2 5 तो यहाँ के 2 साल तो बचे, 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसमें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद पता चलेगा कि इसी के बराबर होना चाहिए। ये मुझे टोटल ब्याज मिल रहा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 36 और 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा भई, 36 और 30 66 हो जाएगा। 66 का मान किसके बराबर है, 12,771 के बराबर है। 66 का मान सवाल में क्या पूछा, निवेश की गई राशि। निवेश की गई राशि मैंने कितनी ली थी, 100 ली थी, तो 100 से गुणा कर दूंगा और 66 से मैं भाग कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। 66 से मैं भाग कर दूंगा यहाँ पर, 3 से कट जाएगा अभी भी आराम से ये, ठीक है। तो 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 कट जाएगा, और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 नम 27, ठीक है। और 3 से दूनी 6, 3 दूनी 6, अब ये 11 से कट रहा है अभी भी, यहाँ से 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा, और 7 और 2 9, 11 अट्ठा 88 आ जाएगा यहाँ पर। फिर से यहाँ पर बचेंगे, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है, अगले 3 वर्ष के लिए दर 10% है, ठीक है। करते चलेंगे, और मान लें कि जो निवेश की गई राशि है ना, वो 100 रुपये की राशि है। निवेश की गई राशि 100 रुपये की ले लेंगे, तो 2 वर्ष के लिए 6% यानी कि 12 रुपये का ब्याज मिलेगा, 3 वर्ष के लिए 10% थी तो 30 रुपये का ब्याज मिलेगा भई, और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए ब्याज की दर 12% है। यदि 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष की बात की गई है, तो 2, 3, 5 तो यहाँ पर हो गए हैं, तो 5 वर्ष के बाद अब जो है 2 ही साल बचे, 2 साल बचे, तो उसके लिए जो ब्याज होगा 24 हो जाएगा भई, ठीक। और ये जो टोटल ब्याज है किसके बराबर है, इतने रुपए मिल रहे हैं उसको, तो टोटल ब्याज ये मिल रहा है, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर 6 और 6 यानी कि 66 आ जाएगा यहाँ पर। जो 66 का मान है ना, 66 का, तो किसके बराबर है, 12,771 के बराबर है 66 का मान यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, 11 से कटा 66 तो 11 से कट रहा होगा, 11 चंग 66 आ जाएगा यहाँ पर, 11 कम 11 आ जाएगा, 11 कम 11 आ जाएगा, 6 बचेगा, 11 चंग 66, 11 कम 11 आ जाएगा। अभी भी 3 से कट सकता है, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पर, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21 आ जाएगा, यानी कि 2 का नहीं कट रहा है, 2 का मान 387 आ गया। 2 का मान मेरे पास 387 आ गया, मुझे 50 का मान चाहिए, 50 का मान चाहिए, तो यहाँ पर सॉरी 100 का मान चाहिए, यहाँ पर ये 100 का मान चाहिए, तो 100 से गुणा कर दूंगा और यहाँ पर 2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। या डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 2 का मान जो है ये है, तो 50 का मान, यानी कि इसको डायरेक्टली 50 से भी गुणा कर सकते हैं। 387 को 50 से भाग करूंगा तो 5 सत्ते 35, यानी कि 2 ऑप्शन है इस तरह के, तो यहाँ पर 5 सत्ते 35 आ जाएगा, और एक सी पर तो लास्ट में बचा ही है मेरे पास, यहाँ पर 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 3 43 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होना चाहिए, 19,350 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दो संख्याओं x और y का लैसे उनके में से का 204 गुना है। दो संख्याएं हैं, उनका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 204 गुना है, यदि उनका एचसीएफ दे रखा है 12। और दो संख्याएं जो हैं एक्स वाई, मैंने ये मान लिया कि दो संख्याएं जो है ना वो, तो 12 है ना इनका एचसीएफ, तो 12 ए और 12 बी मान लूंगा मैं दो संख्याओं को, ठीक है भाई। क्योंकि एचसीएफ इनका जो है ना 12 है यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का। बोला है कि उनका एलसीएम जो है एचसीएफ का 204 गुना है, यानी कि एचसीएफ का एलसीएम इन दोनों, यानी कि दो संख्या है, इनका एलसीएम क्या होगा भाई, इनका एलसीएम हो जाएगा ए गुणा बी और इनका एचसीएफ कितना है 12, तो ये इनका क्या हो जाएगा भाई, इनका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर ये। इनका एलसीएम जो है ना एचसीएफ का कितना है, एचसीएफ कितना भाई 12 है इनका, और कितना गुना है 204 गुना है। ये बात समझ में आ गई भी, हालांकि देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये सवाल ऐसे होते हैं समझने में बहुत जरूरी होते हैं यहाँ पर ये। तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि ए बी का मान जो हो जाएगा ना
तो 204 आ जाएगा। AB का मान 204 आ जाएगा और बोला है कि संख्याओं के बीच का अंतर 60 है। इनके बीच का अंतर जो है ना 60 है, यानी कि A-B का मान आ जाएगा 12 पंजे 60। ठीक है, A-B का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? A-B का मान आ जाएगा 5। ठीक है। अब देखो इसके 2-3 तरीके यहाँ पर ये हैं कि या तो देखो इनको सोल्व कर लो। सोल्व करने के भी मैं तरीके बता दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसके 3 तरीके बता सकता हूँ कि इसको कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो देखो सोल्व करने का होगा, एक तरीका यह होगा कि A-B का जो मान होता है ना, A-B का होल स्क्वायर का मान जो होता है ना, वो A प्लस B के वर्ग का होल स्क्वायर का वर्ग माइनस का 4AB होता है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है, यहाँ पर इनके मान रख सकते हैं। यहाँ पर तो इनके मान रख देंगे तो यहाँ पर A प्लस B का मान मुझे आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि यहाँ पर AB 204 है, तो मैं यहाँ पर ऐसी 2 संख्याएँ ले सकता हूँ कि जिनका अंतर 5 हो और गुणा 204 हो। ठीक है, ये भी मैं ऑलरेडी सोच सकता हूँ उसमें, लेकिन उसमें भी समय लग सकता है। तीसरा तरीका ये हो जाएगा कि 204 इसके मैं गुणनखंड कर लूँगा कितने हैं। ठीक है भाई, इनके फैक्टर देख लूँगा, 2 से काटूँगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटूँगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 17 ते 51 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 और 17 हो सकते हैं भई वे। ठीक है, 12 और 17 हो सकते हैं, देखो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, देखो यहाँ सोचना नहीं पड़ा ज़्यादा। तो 12 और 17 मुझे मिल गए यहाँ पर। 17 की और 12 की गुणा अगर मैं करता हूँ तो मुझे पता है कि 204 ही आएगा, मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो इस तरह से कर सकते हैं भाई। तो मैं कह दूँगा कि ए का मान जो है वो 17 है और बी का मान जो है 12 है। मुझे यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये गुणनखंड से निकाले हैं यहाँ पर ये। ठीक है, कि मैं यहाँ चेक करूँ कि ये मेरा सही है क्या यहाँ पर। ठीक है, तो ए का मान 17 हो जाएगा, बी का मान 12 हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है? x प्लस वाई का मान पूछा है। तो 2 संख्याएँ मैंने क्या ली थी? x प्लस वाई, ये और ये ली थी x प्लस वाई, मैंने 2 संख्याएँ ली थी। तो मैं 12 गुणा 17 कर दूँगा और प्लस का 12 गुणा 12 कर दूँगा। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है। 12 दोनों में कॉमन है। ठीक है, 12 दोनों में कॉमन है, 12 और 17 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 29 गुणा 12 करूँगा, 12 नम्मा 29 दूनी 58 आ जाएगा भाई, और 29 एकम 29, 29 और 5 34 आ जाएगा, 348 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ए और बी एक विशेष कार्य को क्रम से 15 दिनों में और x दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये ए का दिन दिया है, बी का दिन दिया हुआ है। सी ए से 25% कम कुशल है। ठीक है, यहाँ से मैं इनकी एफिशिएंसी ले सकता हूँ, सी की और ए की। सी जो है 25% कम कुशल का मतलब होता है, 25 का परसेंट का मतलब होता है 1/4। कम कुशल है यानी कि 3/4 हो जाएगा, यानी कि ए से कम है सी, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो सी की 3 हो जाएगी। समझ में आ गई भी बात ये? तीनों ने 4 दिन तक मिलकर काम किया। ठीक है, और शेष कार्य बी और सी ने मिलकर अगले 4 दिन में पूरा किया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है कि मुझे बी की एफिशिएंसी भी लेनी पड़ेगी। बी की एफिशिएंसी मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। बी की एफिशिएंसी मेरे पास है नहीं यहाँ पर। तीनों ने अगर 4 दिन तक काम किया तो बी की नहीं है मेरे पास, केवल 2 की मिली है और मुझे यहाँ से मिल भी नहीं रही है। तो मैं देखता हूँ, देखो तीनों ने जो है 4 दिनों तक मिलकर काम किया। ठीक है, मैं इसकी एफिशिएंसी बी ही ले लूँगा। किसकी एफिशिएंसी जो है बी है। तो 3, 4, 7 प्लस बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इन्होंने जो है इतनी एफिशिएंसी से काम किया, कितने दिन तक? 4 दिन तक। ठीक, 4 दिन तक काम किया और शेष कार्य को बी और सी ने मिलकर अगले 4 दिनों में पूरा किया। शेष काम को जो है बी और सी ने 4 दिन में पूरा किया। बी प्लस सी ने कितने दिन में काम किया? बी प्लस सी की तो है मेरे पास यहाँ पर, बी की तो नहीं है लेकिन सी की है मेरे पास। सी की हो जाएगी 3 मेरे पास यहाँ पर, और कितने दिन तक काम किया इन्होंने? इन्होंने भी 4 दिन तक ही काम किया। ठीक है, और बी अकेले मूल कार्य का 25% भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये बात समझ में आ गई भाई? इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? टोटल टोटल काम भी तो आना चाहिए। टोटल काम कितना है भाई यहाँ पर? ए जो है 15 दिनों में कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 15 चौका 60 टोटल काम है यहाँ पर। 60 टोटल काम है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या मैं बी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकता भाई? 4 जो कॉमन है, 4 से कट जाएगा, 15 बार चला जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ पर 2b आ जाएगा, 2b प्लस 10 आ जाएगा भाई, और 15 इधर आएगा मेरे पास, यानी कि इधर घट जाएगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी जो आएगी वो 2.5 हो जाएगी। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 2.5 आ जाएगी, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत भाई? तो बी की एफिशिएंसी मेरे पास यहाँ से आ गई, नहीं आ गई? यानी कि 2.5 आ जाएगी बी की एफिशिएंसी यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई भाई? अब देखो बी अकेले मूल कार्य का 25% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है? मूल कार्य कितना है? 60 है। 60 का 25% कराना है, यानी कि 1/4 कराना है, किससे? बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5 है यहाँ पर, तो मुझे कराना है, इससे मैं काटूंगा यहाँ पर 15 आ जाएगा, और 15 को मैं जब 25 से भाग दूंगा, यानी कि 2.5 से भाग दूंगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो 25 छक्का 150 होते हैं भैया। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? कर लेंगे सवाल को, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये देखते हैं कि एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, समानुपाती की होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 40 छल्लों और 50 वर्षों की आयु वाले वृक्ष का मूल्य 50,000 है। यानी कि इसमें ये दे रखा है कि वृक्ष का मूल्य जो है उसकी आयु के
समानुपाती है। यानी यानी ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ भाई, 40 छल्लों की आयु कितनी है, 25 वर्ष है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना, आयु तो ज्ञात करनी है और मूल्य ज्ञात करना है, तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। 40 छल्लों की जो आयु कितनी है, 50 वर्ष है। 40 छल्लों की आयु 50 वर्ष है, तो 30 छल्लों की कितनी हो जाएगी भाई, 30 छल्लों की यानी कि 40 का मान 50 से, तो 30 का मान मैं निकाल सकता हूँ, बटे 40 आ जाएगा। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट रहा, ये 150 आ जाएगा, यानी कि 75/2 आ जाएगा। 75/2 आ जाएगा, यानी कि 37.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 37.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। यहाँ पर 2 में तो 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए भाई, तो अब यहाँ पर देखो, मूल्य तो मुझे मिल गया, आयु मिल गई, मूल्य मुझे चाहिए। ठीक है, मूल्य मुझे चाहिए यहाँ पर एज आ चुकी है 37.5, इसी का ही मूल्य चाहिए मुझे। 50 वर्ष के लिए 50,000 है, 50 वर्ष के लिए 50,000 है, 50 वर्ष के लिए 50,000 का मूल्य है। 1 वर्ष के लिए 5,000 का, 1 वर्ष के लिए 1,000 का हो जाएगा भाई। 1 वर्ष के लिए 1,000 का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर। तो 37.5 वर्ष के लिए कितना होगा, 37.5 वर्ष के लिए, तो इसकी मैं गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पर ये एक तो कट जाएगा, 37,500 हो जाएगा भाई। 37,500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी मेरा ठीक हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक के अलावा एक अंक या संख्या ज्ञात करें जो संख्या 17 की घात 3 प्लस 18 की घात 3 इसको पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ बच्चे इसका घर निकालना शुरू कर देंगे इनका। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इसको दो दो टर्म बना लूंगा इसके में। एक तो 17 की घात 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ के एक, या तो ये ले लूंगा 17, और यहाँ पर 16, एक बच रहा, 17 और 15 ले लूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि इनका भी डिफरेंस 2 होगा, इनका भी डिफरेंस 2 होगा। मुझे यहाँ पर दो टर्म बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, तो इसका 17 की घात 3 और माइनस का 15 की घात 3 और प्लस का 18 की घात 3 और माइनस 16 की घात 3, इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत है क्या भाई मुझे, यानी कि मैंने उलट पलट करके आगे पीछे कर दिए ये। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, A की घात 3 माइनस B की घात 3 का जो फॉर्मूला होता है, A माइनस का B और A की घात 3 A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, ये उसमें होता है, और ये माइनस है यहाँ, तो यहाँ प्लस में ही आएगा AB। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये प्लस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, बस। ठीक है, इतना अंतर है इसमें, ये पता होने चाहिए। यूज भी होते हैं ये, सरलीकरण में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा इसको, अगर मैं इसको रखूँ तो ये माइनस भी तो रहेगा दोनों में, 17 माइनस का 15 तो दोनों में रहेगा। अब मुझे इसके आगे की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो उसको मैं कुछ भी मान ले सकता हूँ, एन मान सकता हूँ, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी मुझे। ठीक है भाई, और यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पर 18 माइनस का 16 आ जाएगा, 18 माइनस का 16, और उसके आगे की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, एम ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ इसको। इसके आगे मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी बस। यहाँ पर भी देखो 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यानी कि 2 कॉमन है यहाँ पर। 2 बाहर आ जाएगा तो सब कॉमन हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 से विभाजित, तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। इतना ही इसमें करना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु का से 2 गुनी थी। ठीक है, बी की आयु जो थी ए की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, ये कब था, 1 वर्ष पहले का है। ठीक भाई, आगे बोला है कि 9 वर्ष के बाद बी और ए की आयु का अनुपात 4 और 3 का हो जाएगा। 4 और 3 का हो जाएगा कब, 9 वर्ष के बाद। यहाँ पर कितना जुड़ रहा है भाई, 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 2 जुड़ रहा है, यानी कि रेशियो बैलेंस है मेरे पास, यानी कि 2 का मान जो है, 2 का मान 10 के बराबर है, इनका जो डिफरेंस है 10 है, ये माइनस का है प्लस का, तो जुड़ जाएगा। 2 का मान जो है 10 है, 1 का मान जो है 5 हो जाएगा। तो सवाल में क्या पूछा है, वर्तमान में आयु का योग। तो मैं अगर यहाँ गुणा करता हूँ पहले वाले में, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये जो है ना उनकी 1 साल पहले की आयु है ये, क्योंकि 1 साल पहले की आयु का रेशियो था ये वाला। ठीक है, ये जो रेशियो था यहाँ पर, ये 1 साल पहले की आयु का था, तो 1 साल पहले की आयु आई है इनकी, तो वर्तमान की 11 और 6 हो जाएगी वर्तमान की, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत भाई, और 2-3 तरीके से मैं बता सकता हूँ, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे इसको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार हैं, वे लाभ या हानि को 5-7-8 के अनुपात में बांटना चाहते हैं। यदि सी ने अपना हिस्सा लेने से मना कर देता है तो ए और बी सी के हिस्से को इस अनुपात में बांट लेते हैं, और 2,000 का कुल लाभ होता है, तो उसमें ए का हिस्सा बताना है कितना होगा। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है वैसे ये भी, लेकिन आसान है। ए बी सी 3 लोग हैं ये, इसमें पहले इनका जो लाभ था वो 5-7 के अनुपात में बंटना था, लेकिन अब ये सी कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम ही ले लो। तो उन्होंने क्या किया, 1-3 के अनुपात में बांटा, किसको, 8 को। ये जो 8 है ना इसका सी का हिस्सा, वो 1-3 के अनुपात में बांटा। भाई 1-3 का अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 का मान है ये, 4 का मान ये है, तो 2 का, यानी कि 1 का मान 2 हो जाएगा, 1 का मान 2 आ जाएगा, तो इन्होंने 2 और 6 के रूप में बांटा है इन्होंने ये। ठीक है, किसने लिए हैं, ए ने 2 रुपये लिए हैं इसके, और बी ने 6 रुपये लिए हैं इसके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि अब जो ए को कितने मिलेंगे, ए को 7 मिलेंगे, और बी को कितने मिलेंगे, बी को 13 मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई भाई, समझ में आ गई होगी यहाँ पर।
तो यानी कि इनको ये इतने रुपए यहाँ पर मिले हैं। सवाल में बोला है कि 2000 का कुल लाभ है। 13 और 7 20 हो जाएगा यहाँ पर। 20 का मान कितना है भाई? 2000 है। 1 का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा 1 का मान यहाँ पर। सवाल में क्या पूछा है? कुल लाभ में से A का हिस्सा। A का हिस्से की यूनिट कितनी है? 7, यानी कि 700 हो जाएगा। 700 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, दिया गया कौन सा मान इसके दे रखा है इससे अधिक है यहाँ पर। तो इस सवाल में थोड़ी सी समझदारी है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसमें करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इस तरह से चेक करेंगे यहाँ पर इसको, जैसे यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है 121 की पावर 1/6 दिया हुआ है। तो मुझे इससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना, तो 12 की पावर 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो है बाहर बराबर सेम करूँगा। यहाँ पर सेम करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको तो देखो 121 ऐसे ही रहने दूंगा, इसको 12 की पावर 2 करके और 1/6 कर दूंगा। इसको 2 तिया 6 बराबर, अभी अब बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको 144 लिख लूंगा। ये 121 की पावर 1/6 हो जाएगा और ये 144 की पावर 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें इससे अधिक होना चाहिए, लेकिन इससे छोटा है अभी ये। ठीक है, इससे छोटा है। अगर ये बाहर जो है बराबर है तो हम फिर इनसे पता लगा सकते हैं, जो छोटा होगा वो छोटा है यहाँ पर। तो ये अभी भी छोटा है। तो इस तरह से सभी को चेक कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, सभी को चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर ये तो है नहीं। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। इसको देख लेंगे यहाँ पर 60 की पावर 5 को देख लेंगे। ये इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा आसान सा लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको अगर मैं देखता हूँ तो 1500 है यहाँ पर ये, और ये 12 की पावर 3 है। तो 1500 को मैं 1/9 लिख सकता हूँ। तो 12 की पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसको लिखने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर 1/9 लिखने के लिए 3 चाहिए यहाँ पर, और 1/9 चाहिए यहाँ पर। 3 से 3 काटूँगा तभी 1/3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये किसका 1728 होता है इसका घन। ठीक है, 1728 की पावर 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ से ही पता लग जाएगा कि ये अभी भी छोटा है इससे। तो ये तो दो तो होंगे नहीं। ठीक है, अब इसमें से 1 2 आप चेक कर लो, अब देखो कौन सा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक क्रिकेट टीम 10 खिलाड़ियों और एक कप्तान को मिलाकर का औसत स्कोर 32 है। इन 10 खिलाड़ियों का स्कोर 22-11 इतने हैं। तो वो कप्तान का स्कोर बताना है। ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्रिकेट टीम 10 खिलाड़ी हैं और एक कप्तान है, कि टोटल 11 सदस्य हैं। उनका जो औसत स्कोर है 32 है। ठीक है, औसत स्कोर 32 है। इसको मैं देखता हूँ तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 और 2 35, 352 तो टोटल स्कोर हो जाएगा। ठीक, और इन 10 खिलाड़ियों का ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 5 और 30, ये सारे जोड़ने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको जोड़ता हूँ एक बार। तो मैंने इसको जोड़ लिया है, 215 आ रहा है जोड़ करके। ठीक है भाई, 215 आ रहा है जोड़ करके, यानी कि सबका योग जो है वो 215 है यहाँ पर। इन 11 के 11 का 215 है। ये कितना है? एक इसका 10 खिलाड़ियों का, सॉरी, ये 10 खिलाड़ियों का यहाँ पर एक, यानी कप्तान को छोड़ करके 215 है यहाँ पर, और इन कप्तान के साथ मिलाकर 352 है। कप्तान का स्कोर बताना, 352 में से 215 को घटा देना है बस। इसको घटा देना, लास्ट में यूनिट 7 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 137। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दो संख्याएं 3-7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7-20 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 3-7 का अनुपात था पहले दोनों संख्याओं में, बाद में कितना हो गया? 7-20 का हो गया। 7-20 का हो गया कब? जब इसमें से दोनों संख्याओं में से 11 घटाया था। ठीक है भाई, जब दोनों संख्याओं में से 11 घटा दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 या 60 हो जाएगा, 7-7 49 हो जाएगा। और यहाँ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लूंगा तो घटेगा। यहाँ पर मैंने बताया था दोनों निशान अगर एक जैसे हैं तो घटता है, हमेशा अलग अलग है तो फिर वो जुड़ जाता है डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर ये घटेगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें 20 में से 7 जाएगा, 13 बचेगा। ठीक है, तो 13 गुणा 11 डिफरेंस आएगा मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें आसान हो जाता है बहुत ही। तो 13 गुणा 11 इसका डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है भाई? यहाँ पर डिफरेंस 11 का है, यानी कि 11 का मान जो है ये है। 11 का मान ये है, 11 से 11 कट जाएगा, 1 का मान 13 आ जाएगा भाई। 1 का मान 13 आ जाएगा। पूछा क्या है? छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? छोटी संख्या तो ये वाली है, बड़ी संख्या ये वाली है। 13 तिया 39, यानी कि 39 जो है छोटी संख्या ये हो जाएगी। बड़ी संख्या पूछते 13 13 सत्ते 91 हो जाती है भाई बड़ी संख्या यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते थे यहाँ पर। ठीक है, बाकी कुछ बच्चों को सी नहीं समझ तो मैं बेसिक से ही बता दूंगा इसको। ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे? दो संख्याएं हैं, ये 3-7 के अनुपात में थी। इसमें से क्या किया? 11 घटा दिया, 3x माइनस का 11 आ जाएगा और 7x माइनस का 11 आ जाएगा। तब इनका अनुपात कितना हो जाता है? 7/20 हो जाता है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6x आ जाएगा और माइनस का 11 दूनी 22 आ जाएगा यहाँ पर। 7-7 49x आ जाएगा और 11 7 77 आ जाएगा माइनस का यहाँ पर। ठीक, ये इधर आएगा, घटेगा, 11x हो जाएगा यहाँ पर, और ये आकर इधर आकर के ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ना जुड़ेगा नहीं, इधर से आकर के 220 में से 77 यहाँ पर घट जाएगा। 220 में 77 घटेगा। या मैं इसको
एक्स यहाँ पर रख दूंगा, 11 दूनी 22 और 11 से 73 ये लिख सकता हूँ। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान 13 आ जाएगा। एक्स का मान यहाँ से 13 आ गया। पूछा छोटी संख्या यह है, 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये इस तरह से दिया हुआ है कि इसको संतुष्ट करने वाला एक्स का संभव मान बताना है क्या होगा। ठीक है, 143 से इसको काटूंगा यहाँ पर, तो ये 11 तो यहाँ पर मौजूद है मेरे पास, गुणा एक्स हो जाएगा यहाँ पर, 13 कम 13 13 कम 13, ठीक है, माइनस का 9 आ जाएगा ऊपर। इसको अगर मैं करता हूँ 6 छंग 36 आ जाएगा यहाँ पर, और 7 पंजे 35 आ जाएगा, और प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 11x माइनस का 9 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से हम, इसमें तो समीकरण बनेगी भाई, ये इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबको एक तरफ ले जाऊँगा इनको, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 9 और प्लस का 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 10 बराबर 0 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर 11 आ जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास होने चाहिए, या तो ऐसे कर लेंगे या ऑप्शन, अब यहाँ पर ऑप्शन भी रख करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब ऑप्शन भी रख करके देख सकते हैं, ऑप्शन रख लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन रखते तो दिक्कत आती, यहाँ पर ऑप्शन रख के देख सकते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या 0 हो रहा, तो ये 0 नहीं हो रहा भाई यहाँ पर। अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पर, ये तो 1 आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा, और प्लस का 10 आ जाएगा। तो एक में से, यानी कि यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, तो बराबर 0 आ जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन नंबर भी ठीक हो गया यहाँ पर। तो ऑप्शन भी रख सकते देख सकते हैं, वैसे भी कर लेंगे, गुणनखंड भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को गुणनखंड की विधि आती नहीं होगी। सुनील अपनी आय का 12.5% एक स्कूल को दान कर देता है, तथा शेष आय का 90% अपने बैंक खाते में जमा करता है। मैंने कहा कि 12.5% को दान कर रहा है वो, तो 12.5% का मान क्या होता है भाई, 12.5% लिख सकता हूँ 1/8, 1/8 लिख सकता हूँ, कभी करके देख लेंगे। 125/1000 लिख लूँगा, 25 से काटूंगा, 25 नम्मा 225 और 25 चौका 100 आ जाएगा यहाँ पर। तो सॉरी, 25 पंजे 125 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर ये 1/8 ही आ रहा है। ठीक है भाई, 1/8 ही आ रहा है यहाँ पर ये, तो इसका मान 1/8 होता है यहाँ पर। तो ये क्या करता है कि एक स्कूल का, यानी कि टोटल जो है इसके पास 8 रुपये थे, तो इसने 1 रुपया दान कर दिया। ठीक है, 1 रुपया दान कर दिया, शेष आए कितनी बची, 7 बची यहाँ पर। या मैं इसको 80 और 10 भी लिख सकता हूँ, ये 70 कर लूँगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। शेष आय का 90% अपने बैंक खाते में जमा करता है। चलो ऐसे ही रहने देता हूँ, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसी से कर दूंगा इसको। ठीक है, ये है यहाँ पर 8 और 1 रुपये उसने दान कर दिया, 7 रुपये शेष बचे यहाँ पर। अब बोला शेष आय का 90% अपने बैंक खाते में जमा करता है, उसके पास अभी भी 26-25 नगद है, 90% जमा कर दिया शेष आय का, तो शेष आय का 10% उसके पास मौजूद है। ठीक है भाई, ये मैं कर सकता हूँ शेष आय का 10%, यानी कि 1/10। ठीक है, 1/10, और इसका मान किसके बराबर है, 26-25 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 7 का मान जो है ना वो 26-25 0 के बराबर है। ये बात समझ में आ गई भाई। बोला है सुनील की आय कितनी थी, सुनील की आय कितनी थी भाई, सुनील की आय 8 रुपये ली थी हमने, 8 से गुणा कर दूंगा, 7 से भाग कर दूंगा, 7 से इसको भाग करूंगा, 7 से 21 आ जाएगा, बचेंगे 5, 7 से 49, 7 पंजे 35, और 8 से यहाँ पर गुणा करूंगा, 8 पंजे 40 आ जाएगा, 8 सत्ते 56 और 8 तिया 24, यानी कि 30,000 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर कि 1 रुपये में 1/2 लीटर की दर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपये में 7/8 रुपये लीटर हो जाए। तो देखो एलिगेशन लगा लेंगे यहाँ पर आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर एलिगेशन किस तरह से लगाएंगे, 1 रुपये में 1 लीटर है, 1 रुपये में कितना है भाई, 1/2 यानी कि 3/2 लीटर, 3/2 होगा। ठीक है, तो 1 लीटर कितने, 1 लीटर का मान कितना हो जाएगा भाई, 2/3 रुपये हो जाएगा यहाँ पर, 2/3 रुपये हो जाएगा 1 लीटर का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई। ये इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, 2/3 रहने देता हूँ मैं इसको। 1 लीटर का मान आ जाएगा 2/3। उसी तरह से उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 1 रुपये में इतना हो जाए। कितना चाहिए भाई, 1 रुपये में कितना चाहिए, 1 रुपये में 15/8 चाहिए, 15/8 लीटर, यानी कि इसका 1 लीटर में कितना होना चाहिए रुपये, इसके 1 लीटर में कितने रुपये बनेंगे, तो ये आ जाएगा 8/15 यहाँ पर। अब मैं एलिगेशन लगा लूँगा यहाँ पर, यानी कि 1 रुपये में ये था, 60 लीटर वाला दूध था ये वाला, यानी कि ये कितना है भाई, 2/3 रुपये 60 लीटर वाला दूध था यहाँ पर ये। और पानी तो जीरो होगा ही, पानी का तो वो होगा नहीं कोई भी, पानी का तो मूल्य जीरो होना चाहिए यहाँ पर।
ये रुपए तो बना लिए मैंने यहाँ पर, ये रुपए बना लिए थे मैंने यहाँ पर ये। तो ये दूध का मूल्य ये है और पानी का मूल्य तो 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पर टोटल मूल्य कितना बना था, 8/15 बना था यहाँ पर। ठीक, ये बात समझ में आ गई भी, 8/15 बना था यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें एलिगेशन लगाऊंगा यहाँ पर, तो एलिगेशन लगाऊंगा तो यहाँ पर एलिगेशन लगाने के लिए 15 से मैं गुणा कर दूंगा दोनों तरफ। 15 से गुणा करूंगा सभी में, यहाँ पर 15 से 15 कट जाएगा भाई। और जब 15 से यहाँ गुणा करूंगा तो 3×5 = 15, 5×2 = 10 आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है भाई, 5×2 = 10 आ जाएगा, ये बात समझ गए होगे आप। ठीक है, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, और 8 में से 0 आ जाएगा 8 बचेगा। यानी कि इसका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा रेशियो। यहाँ से एक बार इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। इसका जो रेशियो आएगा यहाँ पर 4 का और 1 का आ जाएगा। यानी कि 4 का मान कितना है, 60 है। यानी कि 15 चौका 60, तो 1 का मान 15 आ जाएगा। यानी कि 15 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों में 1200, यानी कि कोई राशि है पी। तो ये 2 वर्षों में कितनी हो रही है भाई, 2 वर्षों में हो रही है 1200। ठीक है भाई, 2 वर्षों में 1200 हो जाती है यहाँ पर। इसके अलावा ये 3 वर्षों में 1260 हो जाती है। 1260 हो जाती है ये यहाँ पर 3 साल में। ठीक, तो यहाँ पर ये 1 साल का टर्म रहा है। 1 साल में कितनी हुई भई ये 1 साल में? तो इसको यहाँ पर भी मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन एक हल्का-सा तरीका ये ले लेंगे जो सभी जगह यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर और एक छोटा तरीका बता सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन वो सब जगह यूज़ नहीं होगा, तो ऐसे तरीकों को मैं छोड़ देता हूँ। चाहे वो मुझे हल्का लग रहा हो, लेकिन मैं उस तरीके को अपनाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि फिर मुझे आगे यूज़ नहीं होगा मेरा वो। तो मैं उन्हीं तरीकों को यूज़ करता हूँ जो मेरा सभी जगह यूज़ हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पर कितना होगा भई ये, यानी कि 1 साल में कितना गुना हो गया? यहाँ पर 1 साल में गुनी होगी 1260/1200। कितनी गुनी हो जाएगी? यानी कि 126/120 आ जाएगा। यानी कि मैं 1 साल में निकालूँ इसको, तो यो 3 चौक 12, 6 से कट जाएगा आसानी से। 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 1 साल में वो 20 से 21 हो जाएगी। यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, यानी कि 1/20 आ जाएगा, गुणा 100 आ जाएगा। यहाँ पर 20 पंजे 100, 5% की आ जाएगी। ठीक है, 5% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, यहाँ से और आसानी से भी कर सकता हूँ। देखो मैं ये कहा मैंने कि भाई 1 साल में यहाँ ब्याज कितना है, 60 रुपए का ही तो है बस। 60 रुपए का ब्याज है कितने पर, 1200 पर, गुणा 100 आ जाएगा, 12 पंजे 60। देखो कर दिया, नहीं कर दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन ये सब जगह नहीं यूज़ कर सकते हम। ऐसा यूज़ करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इससे पहले जो तरीका बताया उसको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर एक साथ मिलकर कार्य करते हुए कमल तथा सार्थ एक साथ 300 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है। ठीक है भाई, 12 घंटे में 96 पृष्ठ टाइप करता है कौन? कमल। यहाँ पर कमल जो है ये 12 घंटे में कितने करता है भाई? 96 पृष्ठ। 96 पृष्ठ टाइप करता है 12 घंटे में, यानी कि 12 अट्ठे 96, 8 पृष्ठ टाइप कर देता है वो। ठीक है, 1 घंटे में। 1 घंटे में 8 पृष्ठ, 8 पेज टाइप कर देता है। सार्थ जो है 15 घंटे में 60 पृष्ठ टाइप करता है। जो सार्थ है ना, तो ये 60 पृष्ठ करता है 15 घंटे में, तो 15 चौका 60, 4 पृष्ठ ये टाइप कर देगा 1 घंटे में। इसके अलावा कमल ने पहले 120 पृष्ठ को अकेले टाइप किया। ठीक है भाई, 120 पृष्ठ को टाइप किया। 1 घंटे में कितने टाइप कर रहा है वो? 8। ठीक है, 8 टाइप कर रहा है। तो 120 पृष्ठ कितने घंटे में टाइप करेगा भाई वो? 15 अट्ठे 120, 15 घंटे में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई? ओरली कर सकते हैं इस सवाल को। और इसके बाद बोला है कि आखिरी के 180 पृष्ठ जो है कमल और साथ ने दोनों मिलकर करते हैं ये। 180 को टाइप करेंगे दोनों, तो दोनों की एफिशिएंसी ले सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर 8 4 12, 12 आ जाएगा, ये 12 से इसको काटवा दें, 15 घंटे में ये करेंगे यहाँ पर। ये दोनों भी 15 घंटे में कर रहे हैं, और कमल भी अकेला 15 घंटे में कर रहे हैं। तो पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगा? 15-15 30 घंटे लगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपये का अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 150 में भेजा जाता है। यदि पहली छूट 12.5% है, दूसरी छूट बतानी है कितनी होगी। भाई एमपी और एसपी का रेशियो लेते हैं इसमें सवाल में। ठीक है, एमपी का और एसपी का मैंने बताया कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाएगी तो एसपी बनता है वो हमेशा। तो अंकित मूल्य कितना है भाई? यहाँ पर 150 रुपये है। इस पर छूट दी गई है 12.5% की। 12.5% का मैंने मान अभी बताया था 1/8 होता है। इस पर छूट दी गई तो 7 रुपये में बेचा गया, 8 रुपये में वो। और ये एसपी कितना है? 105। यहाँ से इनका रेशियो ले सकते हैं भाई। रेशियो लेंगे यहाँ से तो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 कट रहा है यहाँ पर। ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट जाएगा यहाँ पर। और 15 से 15 भी कट रहा है यहाँ पर। ये 15 से 15 भी कट जाएगा, यानी कि 10 8 आ जाएगा इधर। 10 8 आएगा, यानी कि 4 से 2 से काटूँ, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी कि 5 और 4 आ रहा है भाई यहाँ पर। ये 5 और 4 आ रहा है, यानी कि अब जो फाइनल छूट होगी ना वो एक इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, गुणा 100, यानी कि दूसरी छूट जो है 20% की है। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को ये भी मुझे लगा समझ में नहीं आया होगा, तो इसको और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे 150 रुपये का है तो छूट कितनी दी गई थी? 7/8 हो जाएगा, और दूसरी छूट को मान लेंगे हम अभी, डिस्काउंट डी मान लेंगे,
और 105 रुपये में बेची गई। यहाँ पर डिस्काउंट निकाल लेंगे, उसको फिर 100 में से घटा देंगे। ठीक है, तो ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। अच्छा, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे 30 मिनट में मिलती हैं। कारों की चाल बतानी है। अच्छा सवाल है भाई ये भी। ठीक है भाई। भाई 2 राजमार्ग हैं ए और बी। ए और बी हैं। इनकी जो दूरी है कितनी है? इनकी दूरी है 60 किलोमीटर की। 60 किलोमीटर की दूरी है। और जब वे एक ही दिशा में चलते हैं तो उनको 6 घंटे लगते हैं। यानी कि इनकी स्पीड मैं ए और बी ही ले लूँगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी स्पीड यहाँ पे स्पीड ज्ञात करनी है ना इनकी दोनों की, इसकी स्पीड ए ले लूँगा। और देखो कुछ ये बताएँगे कि ऑप्शन से काट लो ऐसे करके, लेकिन जब सवाल वो एग्ज़ाम में बैठते हैं ना हम तो ऑप्शन भूल जाते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये बेसिक चीज़ें ही पता होनी चाहिए। ये चीज़ तो चलो आती ही हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें पता होनी मतलब ये ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है? तो अब एग्ज़ामिनर भी थोड़े से एडवांस हो गए हैं, वे भी ऑप्शन उसी हिसाब से रखने लगे हैं अब। तो सवाल में देखो, यहाँ पर हम आते हैं सवाल पर, ए की चाल ये ले ली, बी की चाल मैंने यहाँ पर ये ले ली। जब वे एक ही दिशा में चलते हैं तो इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी ए माइनस का बी, ठीक है? ए माइनस का बी और दूरी कितनी है? 60, यानी कि 60 बटे ए माइनस बी। सापेक्ष चाल ये हो जाएगी, 60 किलोमीटर दूरी है, तो वे कितने अब यहाँ पर घंटे में आ जाएगा, यहाँ पर क्या 6 घंटे मिल रहे हैं भाई यहाँ पर। यानी कि इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। देखो ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं करेंगे हम, मैं इसको डायरेक्टली बताऊँगा, ठीक है? पहला तो ये हो गया, दूसरा भी सेम ऐसे ही कर लेंगे। दूसरा जो है 60 किलोमीटर की दूरी सेम होगी और ये जो आमने-सामने चलेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा इनका। तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं भई ये? 1.5 घंटे में, यानी कि 3 बटे 2 घंटे में, ठीक है? एक अंतरस अ एक अंतरानुपात नियम है, ठीक है? वो मैं यहाँ पर लगाऊँगा मैं। अंतरानुपात नियम क्या होता है? देखो उसको सीख लो, बहुत सी जगह यूज़ आएगा वो, बहुत सी जगह काम आ सकता है, ख़ास करके बड़े एग्ज़ाम में। तो अंतरानुपात नियम क्या होता है? वो ये होता है कि जैसे ए प्लस बी है, ए प्लस बी और बटे ए माइनस का बी है यहाँ पर, ठीक है? और मैंने रख दिया यहाँ पर 2/3, तो मुझे यहाँ से ए बी का मान चाहिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसका मान जो होता है ना इसका, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी का, ए बटे बी ही होता है हमेशा। इसका मान जो होता है वो ए बटे बी होता है, तो इसका मान 2/3 ही आएगा, ठीक है? ये अंतरानुपात नियम होता है यहाँ पर, ठीक है? ये अंतरानुपात नियम होता है। कैसे होता है कि एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। इस चीज़ को आपने बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक? तो यहाँ पर यही करेंगे हम। देखो इसको मैं भाग कर दूँगा यहाँ पर, इसको मैं एक दूसरे से भाग करूँगा, 60 से 60 कट जाएगा, ए प्लस बी ऊपर चला जाएगा और ए माइनस का बी नीचे आ जाएगा, ठीक है? इसको मैं काटूँगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा यहाँ पर। ये चीज़ आ गई यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर अब मैं अंतरानुपात नियम लगा दूँगा तो ए और बी का मेरे पास रेशियो आ जाएगा यहाँ पर। रेशियो आ जाएगा यानी कि मेरे पास ये आ जाएगा ए बटे बी आ जाएगा। सॉरी, वो जो बात बताई थी ना 2/3 यहाँ पर, जैसे ए प्लस बी बटे ए माइनस बी था, इसमें एक चीज़ मैं गलती कर गया यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर अंतरानुपात नियम लगाया तो ए बटे बी तो ये हो जाएगा, यानी कि एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। तो इसको भी एक बार और जोड़ूँगा, एक बार घटाऊँगा, यानी कि 5/1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, 2 अगर ऊपर है तो, ठीक है? तो इस तरह से होगा ये, ठीक है? हालाँकि मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ पता होनी चाहिए। बा हालाँकि बाकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर मैं अगर अंतरानुपात नियम लगाऊँगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 और नीचे आ जाएगा 3, यानी ए और बी का जो रेशियो है वो 5:3 का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है? 25 और 15, ठीक है? 5 से गुणा करूँगा यानी कि मैं यहाँ पर, तो 25 और 15 है यहाँ पर, ठीक है? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में